हेलो बच्चों, दिस इज़ मुस्कान सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ टैलेंट अकेडमी। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज़ ऑफ क्लास 7। ओके, नेम है नेम है चैप्टर का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये तुम लोग का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। इसके पहले मैम ने बनाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग का पूरा अच्छे से कवर हो चुका है। उसमें मैम ने पूरा समझा दिया है कि कैसे प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं, सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेना एंड देन वी विल गो टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें आज हम लोग बहुत सारे न्यू टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। कैसे? अगर मान लो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर खाना नहीं बना पाएंगे तो इवेंचुअली सारे प्लांट्स डेथ की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, डाई कर जाएगा सारा प्लांट जो है, नॉर्मली वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड अगर प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं तो उसको जो एनिमल्स जिस पे डिपेंडेंट है, जैसे हर्बीवोर्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ह्यूमन बींग्स भी प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारे पार्ट्स जो पार्ट्स का यूज मोस्टली हम लोग यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो वो हम लोग नहीं मिल पाएगा हम लोग को। ठीक है, हर्बीवोर्स को अपना खाना नहीं मिल पाएगा, हम ह्यूमन बींग्स को अपना खाना नहीं मिल पाएगा जो वेजिटेरियंस है नॉर्मली। एंड देन जो डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स पे एज देयर प्रे, जैसे हो गए कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? डायरेक्टली डिपेंडेंट तो नहीं है प्लांट्स पे, वो प्लांट्स तो खाते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हर्बीवोर्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं। इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे, हर्बीवोर्स रहेगा नहीं तो कार्निवोर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रिशन का जो साइकिल है वो चलते रहता है इन प्लांट्स। अब वही चीज हम लोग को ड्रैग करना है अकॉर्डिंग टू एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? हम लोग को इतना पता है कि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो अगर हम लोग को मिल रहा है तो किस तरीके से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है और वो किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं एज टू फॉर्म एनर्जी। अब तुमने सब्जी खाया, सब्जी ऐसे ही डायरेक्टली पेट में चला गया और उससे एनर्जी मिल गया, ऐसे तो नहीं होता है ना। उसको पूरा प्रॉपर उसका प्रोसेस चलता है कि तुमने माउथ में ही चबाया, वहाँ पे भी कुछ पार्ट ऑफ डाइजेशन हुआ, फिर तुम्हारा पूरा प्रॉपर डाइजेशन होता है। उसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है हमारे बॉडी में, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें कहाँ पे किस चीज़ का, कौन से कॉम्पोनेंट ऑफ फूड का डाइजेशन हुआ, ये सब हम लोग को इस बार पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चालू करते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स। पहला क्या होता है? अब न्यूट्रिशन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, कैसे है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? उसमें हम लोग 4 पार्ट्स में उस स्टेप्स को डिवाइड करेंगे। पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब तुम जब फूड को अपने माउथ में रखते हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर जा रहा है कोई भी मटेरियल ऑफ फूड, तुम चपाती खा रहे हो सब्जी के साथ, ठीक है, वेजिटेबल के साथ, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या नॉर्मल वेजिटेबल के साथ तुम चपाती खा रहे हो, वो एक बाइट तुमने अपने माउथ के अंदर रखा, वहां से ही तुम्हारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इंजेशन। तुम माउथ में फूड को रख रहे हो, माउथ तुम्हारे टीथ जो है उसको च्यू कर रहे हैं, दैट इज इंजेशन। ओके, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। देन आता है डाइजेशन। सॉरी, डाइजेशन क्या होता है? इंजेशन के बाद क्या होता है? तुम्हारे माउथ में च्यू हुआ फूड, वो जो लार्जर जो भी ग्लोब्यूल था, तुम्हारा बाइट था, उसको क्या किया गया? टीथ के थ्रू हमारे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया। उसको हम लोग क्या किए? टीथ में च्यू करते हैं उसको, तो वो छोटा एक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? हमारा जो भी कंपोनेंट्स बने, जो च्यू हुए, वो सलाइवा में मिक्स होके हमारे एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। वहां से प्रोसेस चालू होता है डाइजेशन का, जो स्टमक में हो रहा है। डाइजेशन का प्रोसेस पहले से चालू हो गया, दैट इज तुम्हारे माउथ में, वहां पे भी कुछ केमिकल्स एक्ट करते हैं हम हमारे फूड पे, तो डाइजेशन का प्रोसेस उसके बाद होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तुम्हारा डाइजेशन तो हो गया, तुमने जो लार्जर कंपोनेंट्स उसको स्मॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारे बॉडी में जा कैसे रहा है हमारा? तुम बोल रहे इतना, तुम दौड़ते हो, खेलते हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तुम नॉर्मली बात कर रहे हो किसी से बैठ के, या फिर कोई भी नॉर्मल तुम डेली लाइफ एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। अब वो एनर्जी नॉर्मली तुम्हारे बॉडी को कैसे मिलता है? इसी फॉर्म से मिलता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड तुम्हारे बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो दैट इज थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन। ये भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। एंड देन
फोर्थ पार्ट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है? एब्जॉर्ब फूड को तुम्हारा बॉडी जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग असिमिलेशन बोलते हैं। एंड देन द लास्ट पार्ट इज ईजेशन। अच्छा, पहला होता है इंजेशन। इन मतलब अंदर ले रहे हो, ई मतलब बाहर निकाल रहे हो, तुम फीकल मैटर को थ्रू आउट करते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईजेशन। ओके, चलो अब हम लोग रीड करते हैं। Ingestion is the process by which organisms take food in. It varies in different animals and has different ways of being done. अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से इंजेशन होता है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे उसका माउथ नहीं है, उसका पैर नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, उसका नॉर्मली कोई बॉडी पार्ट नहीं होता, तो वो इंजेक्शन कैसे कर रहा है? वो उसके आसपास, वो भी हमने पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले, उसके आसपास जो भी फूड मटेरियल होता है वो अपने सीडोपोडिया से उसको कैप्चर करता है, उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड देन उसको इजेक्ट आउट कर देता है। ठीक है, तो इंजेशन का भी प्रोसेस डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है। देन वी विल गो टू डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। अभी मैम ने बताया था कि जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं कोई भी फूड कंपोनेंट के, तो मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब तुम्हारे बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम लोग को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमारा बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो डाइजेशन में ये होता है। एंड देन एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप मतलब एब्जॉर्ब्ड by the intestine walls and sent to the circulatory system is called absorption। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्यों भेज रहे हैं? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड जो भी हमारे बॉडी में कंटेन करता है, हमारा जो पूरा बॉडी है उसमें एक ही जो लिक्विड है, एक ही नहीं है, बहुत तरीके के लिक्विड्स हैं, बट नॉर्मली जो लिक्विड है जो हमारे पूरे बॉडी में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्लो कर सकता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कोई भी कॉम्पोनेंट को अगर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा तो हम लोग ब्लड में डालते हैं। तो इसी वजह से जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सीधे एब्जॉर्ब करके सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग सेंड करते हैं ताकि पूरे बॉडी में वो कंपोनेंट ऑफ फूड पहुंच सके। Okay, next is assimilation. The absorbed food is then incorporated into living cells and used by the body for various purposes. This is called assimilation. वो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, मैम इतना बोल रही है, 1 घंटा लगातार मैम बोलती है, तुम लोग अगर खेलते हो तो खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, इतनी धूप में दौड़, तो वो एनर्जी बॉडी को कहाँ से मिल रहा है? इसी प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है, असिमिलेशन। वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को लेना, एब्जॉर्ब करना एंड देन उसको यूज करना, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। ओके, देन इट इज ईजेशन। It is the process by which undigested food is removed from the body. This is through the process of excretion. Excretion. Okay, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन बॉडी जो है फीकल मैटर जो भी होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हम लोग को नहीं चाहिए, उसमें से जितना जो फूड मटेरियल हम लोग इनटेक करते हैं उसमें से जितना भी ज़रूरी मटेरियल होता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड कॉम्पोनेंट्स हो डिफरेंट टाइप्स के, वो सारा हमारा बॉडी रख लेता है। और जो भी जो अनडाइजेस्टेड फूड जो नहीं चाहिए बॉडी को, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसको फीस आउट कर देता है। ओके, वो हमारा बॉडी एक्सक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है। ओके, ये स्टेप समझ में आए डाइजेशन के? हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरीके से अवेलेबल हो पाता है, वो स्टेप्स होता है। पहला इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और ईजेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के किसी भी एनिमल के बॉडी में। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो नेक्स्ट वी विल गो टू फीडिंग और इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ये तुम्हारा मतलब फ्लो चार्ट टाइप का बना हुआ है। ये इस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन से एसिमिलेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है। ठीक है, पहला हो गया इंजेशन, देन डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे एसिमिलेशन हो गया, जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एक्सक्रीशन। ओके, चलो
न्यूट्रिशन इन अमीबा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से अमीबा में होता है, सब कोई के पास माउथ नहीं होता, सारे ऑर्गेनिजम्स के पास माउथ नहीं होता है, तो किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंजेशन होता है या इजेशन होता है, बाकी सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे, पहला एनिमल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबाज आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर जरूरी नहीं है, नॉर्मली अगर तुम कोई भी वाटर बॉडीज देखो तो वहां पे अगर लाइकेन है, लाइकेन मतलब काई, ठीक है, लाइकेन है, या फिर नॉर्मली कहीं पे स्टेगनेंट वाटर होता है, वाटर बॉडीज होते हैं जहाँ पे बिग रॉक्स प्रेजेंट है, वहां पे अमीबा का प्रेजेंस तुमको मिलेगा। वो आंखों से नहीं दिखेगा, नेकेड आई से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो तुम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, बट वो नॉर्मली लाइकेन काई तुमको अगर कहीं भी दिखता है। पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि लाइकेन जो है उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, लाइकेन में अमीबा और, याद नहीं है तो मार खाओगे तुम लोग, अमीबा और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इन विच दे प्रोवाइड ईच अदर, एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एक फूड प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में वो लोग दोनों रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और उसको हम लोग इन कॉम्बिनेशन बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। तो अगर लाइकेन कहीं भी दिख रहा है तो वहां पे अमीबा का प्रेजेंस होगा ही होगा। तो इसलिए अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है पहला, दूसरा यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, दैट इज व्हाई दैट इज माइक्रोस्कोपिक, एक सेल तो दिख नहीं सकता है ना, तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक होता है। दूसरा यूनिसेलुलर है, तीसरा दे डू नॉट हैव अ माउथ और अ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो छोड़ो, कोई सिस्टम नहीं होता है उनके बॉडी में, ओके मतलब कोई भी ऑर्गन सिस्टम या फिर कोई भी ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होता, एक सेल में क्या ही ऑर्गन रख लेगा वो, ठीक है। तो इस वजह से उनमें कोई भी ऐसा मतलब इंजेशन के लिए, इजेशन के लिए कोई भी पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है, बॉडी पार्ट, ओके। तो किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक एंड ओमनीवोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है किसमें, अमीबा में। When amoeba comes in contact with food particles, they send out pseudopodia, which engulfs the prey by forming a food cup. This process is called ingestion. देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये जो होता है ना, ये पार्ट्स इनके जो ये तुमको दिख रहा है, कोई भी शेप का हो सकता है, अमीबा जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर इसी शेप का होगा, कोई भी तुम कहीं भी ऐसे इस तरीके से बना दोगे, दिस इज अमीबा, एक न्यूक्लियस है, कुछ सेल्स हैं, दिस इज अमीबा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो अब अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इस तरीके का बॉडी होता है, यहाँ पे मान लो फूड पार्टिकल प्रेजेंट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने सिडोपोडिया, दिस इज कॉल्ड सिडोपोडिया, ये जो रहता है इसको सिडोपोडिया बोलते हैं, सिडोपोडिया, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिडोपोडिया है वो उसको देखो इस तरीके से वो उसके तरफ एक फूड कप बनाना स्टार्ट करता है, फूड कप, इसके आसपास ये पूरा अपना सिडोपोडिया जो वो कवर कर देगा, एंड देन इट विल गो लाइक दिस, यहाँ पे फूड पार्टिकल जो है वो उसको इनगल्फ कर लेगा, ओके। एंड देन फूड पार्टिकल इस तरीके से फूड वैक्यूल में फॉर्म हो जाता है, एक वैक्यूल रहता है, बबल जैसा रहता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, और वो अमीबा के अंदर वो इनगल्फ कर लेता है, ओके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, ओके। देन यहाँ पे क्या हुआ, वो डाइजेशन किया, मतलब जो भी इसको न्यूट्रिएंट्स उस फूड पार्टिकल से चाहिए था वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एंड देन द फीकल मैटर, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जो भी उसको नहीं चाहिए अपने बॉडी में, वो उसको इजेक्ट आउट कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन, ओके। देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हुआ, असिमिलेशन, उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड देन इजेशन हो जा रहा। आई बात समझ में, इस तरीके से अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन लेता है। इसको अब हम लोग रीड कर लेते हैं। When amoeba comes in contact, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, when the tips of encircling pseudopodia touch each other, food is uncaptured into a bag called food vacuole. अभी मैम ने बताया food vacuole एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फूड जो है वो इनगल्फ कर लेता है अमीबा।
Next, the food vacuole serves as a temporary stomach, secreting digestive juices. फूड वैक्यूल जो भी बनता है अमीबा के बॉडी में वो टेम्पररी एक डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा एक्ट करता है जो कि सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, जिसकी वजह से क्या होता है वो फूड जो है वो अपना कॉम्पोनेंट्स फूड कॉम्पोनेंट जो है उसको मतलब क्या बोले तोड़ देगा, उसको डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से वो जो भी न्यूट्रिएंट्स अमीबा को चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन जो भी फीकल मैटर होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है. ओके, द डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म एंड देन असिमिलेट्स. समझ में आया इतना तक? The egestion of the undigested food occurs at any point on the body's surface. ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो ये अमीबा है, यहाँ से फूड वैक्यूल ये इस तरीके से इसने इंगल्फ कर लिया तो जरूरी है कि यहीं से फिर वापस से इजेक्शन करना पड़ेगा. नहीं, इजेक्शन कोई भी पार्ट से कर सकता है, कोई भी पार्ट से इंजेक्शन भी हो सकता है, इजेक्शन भी हो सकता है. वहाँ पे कोई पर्टिकुलर, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है माउथ से ही इंजेक्शन हो सकता है, एनस के थ्रू ही इजेक्शन हो सकता है, वैसा अमीबा में कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है. आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, ये भी हम लोगों ने समझ लिया कैसे होता है न्यूट्रिशन में अमीबा थ्रू द डायग्राम. अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लिए पहली बार शायद पढ़ रहे हो या अगर पढ़ा भी है पहले तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा एनहांस्ड वे में पढ़ोगी. कौन से सिक्रीशंस होते हैं, कहाँ पे क्या कंपोनेंट ऑफ फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और एकदम डायग्राम अच्छे से याद रखना है कहाँ पे क्या होता है. और जैसे अभी तो मैम ने समझा दिया है, मतलब जिस तरीके से मैम ने रखा है, माउथ है, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरीके से तुम लोग स्टोरी जैसे याद रखोगे. ठीक है, कि माउथ में क्या हुआ, जैसे ही फूड इनटेक हुआ वहाँ पे उसको सलाइवा के थ्रू मिक्स किया गया, सलाइवा में भी कोई सिक्रीशन होता है, वहाँ पे भी कोई डाइजेशन हो रहा है. फिर एसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, अच्छा एसोफेगस में भी एक प्रोसेस हो रहा है जिसके थ्रू फूड को पुश डाउन किया जाता है टुवर्ड्स द स्टमक. ओके, देन स्टमक में भी किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या सिक्रीशन हो रहा है. ओके, एकदम ढंग से पढ़ोगे, थॉरली बुक में रीडिंग करोगे और याद रखोगे, स्टोरी की तरह याद रखोगे कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ. ओके, नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. The human digestive system consists of an alimentary canal and associated glands. Alimentary canal हम लोग digestive system पूरा को बोल रहे हैं. From mouth to anus, that is called alimentary canal. Okay, and associated glands मतलब हर ऑर्गन में, हर पार्ट में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कुछ सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो और ईजियर होते चला जाता है. ओके, the process of digestion involves chewing, swallowing, digestion of food and elimination of undigested matter. ये normal process है. Alimentary canal, it is a long, muscular and coiled tube. It starts from the mouth and ends at anus. अभी मैम ने ये चीज़ बताया था. चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन का पहला पार्ट, दैट इज माउथ. The mouth is the anterior part or opening of the alimentary canal. पहला जो opening होता है alimentary canal का through your mouth, that is, ठीक है, माउथ होता है. It opens into the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. buccal cavity क्या होता है? तुम्हारा जो माउथ का सिस्टमैटिक फॉर्मेशन है, टीथ जिस तरीके से फॉर्म्ड है, जिस तरीके से प्लेस्ड है, टंग जहाँ प्लेस्ड है, उसको हम पूरा एक बकल कैविटी बोलते हैं. कैविटी मतलब एक ग्रूव समझ लो, गड्ढा, ठीक है, होल, जहाँ पे कुछ सिस्टमैटिकली प्रेजेंट है, उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं. और वो बकल कैविटी मतलब माउथ, बकल कैविटी, तो माउथ का कैविटी दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. ओके, देखो इस तरीके से रहता है. हार्ड पैलेट ऊपर का, जो तुम लोग अभी भी ये चीज मतलब अगर रियलाइज करोगे तो जो हमारा लोअर माउथ होता है, लोअर एरिया होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट है कंपैरिजन टू द अपर एरिया. अपर एरिया थोड़ा रग्ड रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द माउथ है. ठीक है, तो इसलिए उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं. नीचे आता है, उसके नीचे तुम लोग ऐसे मान लो तुम टंग से अपना ऊपर टच करोगे, जस्ट बीनीथ योर टीथ, वहां पे थोड़ा हार्डनेस तुमको लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे वो सॉफ्ट पैलेट वहां पे फॉर्मेशन रहता है. यूविला, यूविला तुम्हारा जो एक इनहैंस थोड़ा सा लॉन्गर पार्ट रहता है माउथ के अंदर, जहां से एलिमेंट्री कैनाल तुम्हारा जो स्टार्ट होता है वो.
ओके। टॉन्सिल्स तुम्हारे ट्रेकिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे तुम लोग को जैसे बोलते हैं टॉन्सिल हो गया, क्या होता है, जो हमारा ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है वो स्वेल अप हो जाता है थ्रू इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से तुम्हारे टॉन्सिल्स जो होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग को जब तुम लोग कुछ भी निगलते हो, इंजेक्शन होता है, तो वहाँ पे तुमको पेन फील होता है। तो टॉन्सिल्स मतलब वो जो ये जो ग्लैंड्स होते हैं तो वो स्वेल अप हो जाते हैं। ओके, देन सॉफ्ट पैलेट, समझ में आया इतना तक? बकल कैविटी हम लोग पढ़ लिए भी, माउथ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, कहाँ पे टीथ का फॉर्मेशन होता है, टंग कैसे रहता है, ये सब हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे अभी। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी। कैसे हो रहा है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बकल कैविटी में स्टार्ट? अब देखो क्या होता है, तुम जब फूड को इंजेस्ट करते हो, ठीक है, तुम अगर माउथ में फूड को लिए, नॉर्मली एक बाइट लिया, कुछ भी खा रहे हो उसका, ठीक है, एंड देन यू च्यू इट, च्यू करते हो तो तुम्हारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होना चालू हो जाता है। जैसे ही तुम, अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं खाया भी, नॉर्मली तुम्हारा कोई फेवरेट फूड का तुमको स्मेल भी मिलता है, या फिर तुम देख लेते हो तुम्हारे मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसको मतलब हमारे बॉडी को लगता है कि अब ये फूड हमारे माउथ में जाएगा, जिसकी वजह से माउथ जो है वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ सलाइवा, तुम अगर मान लो बकल कैविटी में तुम कोई भी एक फूड का बाइट लिए, वहां पे उसको च्यू कर रहे हो, तो वो सलाइवा से क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है वहां पे, और सलाइवा से मिक्स होते जाता है। अब उस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, ओके, विच तुम लोग को पढ़ना है कि नहीं? हाँ, इतना तो पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ना तो इतना मैम बता दे रही है, थोड़ा सा इनहैंस्ड वे में बता दे रही है कि ताकि तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इतना याद नहीं रखना है, मे बी एग्जाम में ना आए, बट थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा सा इनहैंस्ड वे में समझने के लिए समझ लो। तो सिक्रीशन जैसे सलाइवा का होता है, तो वहाँ पे एक एंजाइम का प्रेजेंस होता है, सिक्रीशन होता है, विच नेम्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो सिक्रीट होता है इन सलाइवा, हमारे सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, एंड देन वो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है कुछ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, उतना तुम लोग को भी जानना नहीं है, एंड देन वो फिर हम लोग स्वॉलो करते हैं। स्वॉलो करने के बाद क्या होता है, हमारे एसोफेगस में, एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप ऑफ डाइजेशन कहाँ हो रहा है? माउथ में ही हो रहा है। एक कंपोनेंट प्रोटीन का डाइजेशन होता है तुम्हारे माउथ में, ओके। चलो देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी, इट कंटेन्स द टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे बकल कैविटी में, टीथ, देन टंग और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड वही ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ओके। देन इट इज फूड इज बिटन ऑफ एंड च्यूड, मैस्टिकेटेड। च्यूड का एक बायोलॉजिकल टर्म होता है विच इज मैस्टिकेटेड बाय द टीथ। मैस्टिकेटेड मतलब उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना किसी भी बड़े चीज को, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेटेड। The chewed food gets mixed with the saliva secreted by the salivary glands. The tongue helps mix the food with saliva and swallow it down the digestive system. Okay? इतना तक सबको समझ में आया? टीथ जो है क्या काम करता है? च्यू करने का काम करता है। टंग जो रहता है वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स का काम ही है सलाइवा सिक्रीट करना, ओके। द टंग हेल्प्स मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड स्वॉलो इट डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम लोग पढ़ लिए। चलो देखो, ये एक बकल कैविटी का नॉर्मली पिक्चर दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में दिया नहीं है शायद। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, वेस्टिब्यूल, ओरल कैविटी प्रॉपर, एंड देन टंग। ये टंग प्रेजेंट रहता है हमारा इस तरीके से। ये सॉफ्ट पैलेट तुम्हारा लोअर बकल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। अपर जो रहता है वहाँ पे हार्ड पैलेट प्रेजेंट रहता है। देखो ये तुम्हारा अपर पार्ट है, ये जैसे यहाँ पे रग्ड रहता है, फिर नीचे जाओगे तो सॉफ्ट पैलेट, यहाँ पे टंग रहता है, वेस्टिब्यूल, हार्ड पैलेट, और ये ओरल कैविटी प्रॉपर आता है, ओके। ये नॉर्मल डायग्राम है बकल कैविटी का। देन वी विल गो टू टीथ। अच्छा, तुम लोग को टीथ भी पढ़ना है प्रॉपर, किस तरीके के होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, और अलग अलग टीथ कैसे कंबाइन करके हमारा पूरा टीथ का जो सेट है वो फॉर्म करता है, ओके। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। 4 तरीके के काइंड नॉर्मली होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स जो रहते हैं वो तुम्हारे फ्लैट टीथ रहते हैं, जो तुम्हारे सामने, जो अपर 2 और लोअर 2
सामने में प्रेजेंट थे, दोज आर इंसिजर्स। उसके जस्ट बगल में आता है कैनाइन, जो थोड़ा पॉइंटेड रहते हैं, थोड़ा क्या काफी रहते हैं पॉइंटेड, ठीक है। एंड देन मोलर, जो तुम्हारे च्यू कर ले, मोलर और प्री मोलर जो टीथ होते हैं वो तुम्हारे फूड को च्यू करने के नॉर्मली यूज में आते हैं। ओके, ये होता है इस तरीके की, देखो ये हो गया मोलर्स, ये प्री मोलर, ये होता है कैनाइन, और ये होता है इंसिजर्स। ओके, इतना तक सबको समझ में आया? चलो, टंग, द टंग इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तुम्हारा फ्लोर जो है बकल कैविटी का वो टंग के थ्रू ही बना होता है। अच्छा, अब टंग में भी बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग टेस्ट के लिए स्पेसिफाइड रहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। फंक्शन ऑफ अ टंग, it helps mix the chewed food with saliva and swallow the food. It helps us to speak. The tongue gives a sense of taste as it has taste buds. These buds distinguish four basic tastes: sweet, salty, sour and bitter. अच्छा, पहला काम होता है क्या टंग का? वो सलाइवा जो होता है वो हमारे फूड में मिक्स करके उसको स्वॉलो करने में हेल्प करता है। तुम्हारा अगर टंग नहीं रहेगा तुम फूड स्वॉलो नहीं कर पाओगे, पहला। दूसरा, तुम बोल ही नहीं पाओगे। अगर नॉर्मली जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनका या तो टंग में इशू, या पहले मतलब अगर वो बाई बॉर्न है तो भी दिक्कत होता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में टंग का, बकल कैविटी में टंग का प्रेजेंस नहीं रहता है तो वो स्पीक इन प्रॉब्लम होता है उसमें, ठीक है। एंड देन द टंग गिव्स अ सेंस ऑफ टेस्ट एज इट हैज टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स रहते हैं आपके, कौन कौन से टेस्ट रहते हैं? स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर। पीछे वाला पार्ट होता है टंग का, दैट इज स्पेसिफाइड फॉर बिटर। जो बगल बगल के होते हैं वो सार हो गया। सॉल्टी इज द फ्रंटल पार्ट, फ्रंटल के साइड पार्ट्स आर सॉल्टी, और जो एकदम टंग का टिप होता है दैट इज फॉर स्वीट, ठीक है। इतना तक सबको समझ में आया कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट के लिए स्पेसिफाइड है? टेस्ट बड रहते हैं, स्पीक करने के लिए तुमको टंग का जरूरत पड़ेगा, स्वॉलो करने के लिए टंग का जरूरत पड़ेगा, सलाइवा को मिक्स करने के लिए फूड में टंग का जरूरत पड़ेगा। ये सब फंक्शंस होते हैं टंग के। ये सब हो गया तुम्हारा, पहला हो गया तुम्हारा बकल कैविटी का, दैट वाज टीथ, सेकंड वाज टंग, एंड देन इट वाज सलाइवरी ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स अराउंड आवर बकल कैविटी। हमारे नॉर्मली बकल कैविटी में 3 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। 3 पेयर्स मतलब कितना होगा? एक पेयर में 2 रहते हैं तो 3 पेयर्स है तो मतलब 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। These glands secrete a watery material called saliva. Saliva makes food soft and slippery and also helps with digestion. अब digestion से कैसे help कर रहा है ये आप लोग अभी पढ़ते हैं। It contains an enzyme, तुम लोग को पढ़ना है। It contains an enzyme called amylase which acts on starch and changes it into sugar called maltose. Due to the presence of an enzyme called lysozyme, it is also an antiseptic, killing germs and bacteria. अच्छा, ये पॉइंट जो है देखो, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज ये होता है एंजाइम का नाम जो हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, सिक्रीट होता है थ्रू सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा में हमारे एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च, हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट रहता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, कॉल्ड माल्टोज। इस शुगर का नाम होता है माल्टोज, ठीक है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड लाइजोजाइम, हमारे सलाइवा में एक एंजाइम रहता है प्रेजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं लाइजोजाइम। सलाइवा जो है वो एज अ एंटीसेप्टिक भी काम करता है। देखो तुम लोग को बहुत ये वल्गर लगेगा या नॉर्मली बहुत कुछ लोगों को तुमने सुना होगा कि जो एक्नेस हो जाते हैं, पिंपल्स होते हैं फेस में, बहुत लोग अपना सलाइवा, मतलब सलाइवा ऐसा नहीं कि कभी भी निकाल के लगा लिया, दैट इज नॉट द केस। अब क्या होता है, जैसे मान लो तुम रात में ब्रश करके सो, ठीक है, नॉर्मली ब्रश करके लोग सोते हैं, सुबह में जो सलाइवा, जो मॉर्निंग सलाइवा होता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर,
तुम उठते हो, जो सलाइवा सिक्रीट होता है मुंह में, दैट इज उसमें प्रेजेंट रहता है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है, जिसकी वजह से एक्नेस जो है वो जल्दी ठीक होते हैं, उनमें जो जर्म्स होता है वो किल करते हैं, लाइजोजाइम जो रहता है। तो बहुत लोग ये भी रेमेडी यूज करते हैं एज फॉर एक्नेस और पिंपल्स जो भी फेस में हो जाता है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि बहुत ही लोग कुछ भी कर रहे हैं, या फिर मतलब ये तो बहुत है एक्चुअली में, मतलब नॉर्मली क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एज एन एंटीसेप्टिक बहुत लोगों को सूट नहीं करता है क्रीम्स। तो ये एक तरीका बहुत लोग यूज करते हैं, ये आयुर्वेदिक में भी है कि वो जो मॉर्निंग सलाइवा होता है वो लोग बहुत अपने एक्नेस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इस वजह से लगाते हैं क्योंकि उसमें लाइजोजाइम का प्रेजेंस होता है एंड दैट किल्स द जर्म, और जिसकी वजह से एक्नेस जो है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक किलिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट वी विल गो टू एसोफेगस। एसोफेगस इज द फूड पाइप जिसके थ्रू माउथ से कनेक्टेड है एंड देन ओपन्स टू स्टमक। वो उसके थ्रू फूड जो है वो फ्रॉम माउथ टू बकल कैविटी टू स्टमक जाता है, ठीक है। द एसोफेगस कनेक्ट्स द माउथ कैविटी विद द स्टमक एंड इज कॉल्ड द फूड पाइप। इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। यार यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं रहता है, होता है कोई डाइजेशन का प्रेजेंस नहीं होता है। इट हेल्प्स ओनली इन पुशिंग द फूड इनटू द स्टमक। अच्छा, डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ muscles that occur all along the alimentary canal are referred to as peristaltic movement. This movement helps to push the food forward. अब क्या होता है, जैसे मान लो ये एसोफेगस है तुम्हारा, ठीक है, तुमने फूड यहाँ पे इंजेक्ट किया, तुम्हारा माउथ में फूड गया बकल कैविटी के थ्रू, स्टमक में जाने लगा। अब क्या होता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से फूड का जो है वो मूवमेंट होता है थ्रू द एसोफेगस। तुमने नॉर्मली जो वाटर पाइप्स होते हैं उसमें अगर तुम कोई भी स्टोन डाल दो, ठीक है, तो अगर वो बहुत फोर्स है वाटर का तो वो इस तरीके से ही मूव करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है एसोफेगस का टू पुश द फूड फॉरवर्ड थ्रू द स्टमक। स्टमक तक जाने के लिए, उस फूड को फॉरवर्ड पुश करने के लिए ये मूवमेंट हमारा एसोफेगस करता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन करने के लिए, कुछ भी नॉर्मली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से या पेरिस्टालसिस से क्वेश्चन आते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट वी विल गो टू द फर्स्ट ऑर्गन जो नॉर्मली तुम्हारा मेन डाइजेशन जहां पे हो रहा है, दैट इज स्टमक। द स्टमक इज फ्लैटेंड इन द जे शेप एंड इज अ थिक वॉल्ड बैग और लाइक ऑर्गन। तो स्टमक जो रहता है एक फ्लैटेंड जे शेप ऑर्गन है एंड इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इस तरीके से स्टमक हमारा प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तुम्हारे बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine. पहला यहां से फूड पाइप के थ्रू यहां से फूड जो है एंटर करता है स्टमक में, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन करता है, ओके। द स्टमक्स इनर लाइनिंग सिक्रीट्स म्यूकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चीज सिक्रीट करता है स्टमक और किस तरीके से डाइजेशन होता है। सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है। ये तीन चीज जो है वो स्टमक में सिक्रीशन होता है। पहला है म्यूकस, देन इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन इट इज पेप्सिन। पेप्सिन होता है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ओके, समझ में आया? चलो म्यूकस का काम क्या होता है? अच्छा छोड़ो, ये म्यूकस का हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पार्ट्स क्या क्या होता है स्टमक का। देखो अपर पार्ट जो रहता है दैट इज कॉल्ड फंडस। ये पार्ट जो रहता है जो जे शेप यहाँ पे बन रहा है दैट इज कॉल्ड बॉडी। और जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा होता है वो होता है एंट्रम, देन मतलब पहला लेयर एंट्रम एंड देन पाइलोरस। ये तुम लोग को पढ़ना नहीं है लेकिन
नॉर्मली जान सकते हो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन के लिए। और जहां से फूड पाइप एंटर करता है दैट पार्ट इज नोन एज कार्डिया। ओके, कार्डिया क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इसके जस्ट पीछे हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है। ओके, हार्ट तुम्हारा अपर एयर जो है, अपर मतलब इसके पीछे और ऊपर में इस तरीके से यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट रहता है, तो ये पार्ट जो हम लोग बोलते हैं कार्डिया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तुम लोग हार्ट का नाम सिस्टम मतलब जो हमारा जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं उसको। क्यों? कार्डियक अरेस्ट, तो कार्डिया जो वर्ड होता है वो हार्ट से बना हुआ रहता है, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसका नाम रखे हैं कार्डिया। देन वी विल नोन कि म्यूकस का क्या क्या काम होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। देखो अब स्टमक रहता है, क्या बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारा स्टमक का। मान लो फूड यहां से एंटर किया, ठीक है, फूड यहां से एंटर किया, यहां से इस तरीके से। ओके, अब फूड जो है यहाँ पे डाइजेस्ट होना है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, देखो तो मान लो तुम्हारा फूड यहां से एंटर करता है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारा प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तुम्हारा वहां पे प्रेजेंट रहता है वो क्या कर रहा है, तुम्हारे फूड में जो भी जर्म्स बैक्टीरियाज रहते हैं उनको किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि तुम्हारे स्टमक को या फिर कोई भी ऑर्गन को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जला सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर प्रेजेंट रहता है, स्टमक के इनर लाइनिंग में एक लेयर प्रेजेंट रहता है, थिक लेयर प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस क्या करता है, तुम्हारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्श इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, समझ में आया इतना दूर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, जर्म्स को किल करने के लिए प्रेजेंट है। तुम्हारे जो भी फूड में नॉर्मली तुम जो भी खाते हो, सब तो जरूर नहीं कि न्यूट्रिशियस है, वो तुम जंक फूड भी खा रहे हो, तो उसमें जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, जर्म्स प्रेजेंट है, जो तुम्हारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड देन म्यूकस प्रेजेंट रहता है इनर लाइनिंग में विच प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द हार्श इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा चीज प्रेजेंट रहता है दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। तुम्हारे फूड में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करके उसको स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि हमारा बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, एसिमिलेट कर सके। आई बात समझ में। The acid kills many bacteria that enter along the food and makes the medium in the stomach acidic so that enzymes may act on the food। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम होता है, पहला तो बैक्टीरिया किल करना, दूसरा स्टमक में एक एसिडिक मीडियम बना देना। एसिडिक मीडियम अगर मान लो किसी भी चीज में एसिड प्रेजेंट है तो वो एसिडिक हो जाता है, राइट। तो स्टमक में भी अगर एसिड का प्रेजेंस हो रहा है तो वो उस पूरे मीडियम को, यहाँ पे जो भी फूड प्रेजेंट है उसको एसिडिक बना देगा, ताकि अब एसिडिक होगा तभी पेप्सिन उस पर एक्ट कर सकता है। ये चीज भी ध्यान रखना है कि पेप्सिन प्रेजेंट तो है, लेकिन जब तक वो मीडियम एसिडिक नहीं रहेगा वो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, एक्ट नहीं कर पाएगा फूड पे। आई बात समझ में। तो इसलिए उस मीडियम को makes the medium acidic stomach medium so that the enzyme may act on the food. The protein digesting enzyme breaks down the protein into simpler substances। तीनों पार्ट हम लोग पढ़ लिए। म्यूकस का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, और पेप्सिन का काम क्या होता है। स्टमक समझ में आए अच्छे से। देखो इसको तुम अगर स्टोरी जैसा याद रखोगे कि बकल कैविटी में फूड एंटर किया, वहां पे पहला चीज क्या हो रहा है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। डाइजेशन ऑफ स्टार्च हो रहा है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज कर रहा है। कैसे सलाइवरी अमाइलेज कर रहा है, सलाइवा सिक्रीट होता है थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट रहता है। ओके, पहला पार्ट हो गया। और उसके बाद फिर वो फूड जो है वो थ्रू एसोफेगस पुश डाउन किया जाता है। एसोफेगस में भी एक मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है पुश डाउन करके स्टमक में सेंड किया जाता है। अब स्टमक में तीन चीज हो रहा है, तीन पार्ट्स, मतलब तीन बेसिक, मतलब अगर स्टमक में तीन चीज प्रेजेंट रहता है दैट इज फर्स्ट म्यूकस, सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड थर्ड इज पेप्सिन। ओके,
ये 3 चीज रहते हैं बेसिक स्टमक में। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? एसिडिक मीडियम कन्वर्ट करना, एंड देन बैक्टीरियाज और जर्म्स जो भी फूड में प्रेजेंट रहते हैं उनको किल करना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है तो म्यूकस का प्रेजेंस जरूरी है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ तो उसको प्रिवेंट करने के लिए चाहिए ना, नहीं तो पूरा बॉडी ही तुम्हारा मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए, स्टमक के इनर लाइनिंग को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस प्रेजेंट रहता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में। ओके, दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज इज पेप्सिन। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। ओके, इतना तक सबको समझ में आया? स्टमक के बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टमक से फूड कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियास। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना कोई सिक्रीशन नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम अमाउंट में होता है और उसको और भी डाइजेशन का जरूरत होता है। इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन आती है लिवर और पैनक्रियाज की। द बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। खुद तो कर ही रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट में करता है, इस वजह से उसको लिवर और पैनक्रियास का भी सिक्रीशन का जरूरत पड़ता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर अबाउट 7.5 मीटर्स देन द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा सिर्फ 1.5 मीटर का होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर्स का होता है। ओके, इतना तक सबको समझ में आया? देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इतना कॉइल, देखो जगह यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये पिंक वाला जो है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन और उसके अंदर होता है एकदम कॉइल्ड रहता है, बहुत ही लॉन्ग है तो उसको अच्छे से कॉइल्ड करके एक जगह पे प्लेस किया गया है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ओके, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, पहला हो गया एसोसिएटेड ग्लैंड दैट इज लिवर। लिवर एक एसोसिएटेड ग्लैंड की तरह हम लोग देखते हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन इन द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called gallbladder. अच्छा, देखो इस तरीके से लिवर जो है वो प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है मान लो, तो यहाँ पे इस तरीके से लिवर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, मतलब यहाँ पे गॉल ब्लैडर। इसका सिक्रीशन जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये हमारा लिवर प्रेजेंट है, ये क्या रहता है? रेडिश ब्राउन इन कलर है हमारा। ठीक है, द राइट साइड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये भी याद रखना कि लिवर जो है वो हमारे बॉडी में एक लार्जेस्ट ग्लैंड की तरह प्रेजेंट रहता है। ये क्या सिक्रीट कर रहा है? बाइल जूस। अब सिक्रीट करता है लिवर, लेकिन स्टोर्ड कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। सिक्रीट करता है लिवर, लेकिन स्टोर कहाँ? ये याद रखना तुम लोगों की, सिक्रीट कोई और कर रहा है, स्टोर कोई और कर रहा है। भले एक ही पार्ट है, लिवर में ही गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, लेकिन सिक्रीट करता है लिवर और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। द बाइल इमल्सिफाइज द फैट ग्लोब्यूल्स एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फ्लैट। तो गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? बाइल जूस स्टोर करता है। स्टोर करने का काम करता है ये। और बाइल जूस क्या करता है? फैट, जैसे मान लो फैट जो रहता है वो लार्जर ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, इसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ स्मॉलर फॉर्म ऑफ फैट्स। ठीक है, तो फैट को इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफाई फैट्स, उसको स्मॉलर डाइजेशन ऑफ फैट्स में रहता है और लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाइल जूस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी विल गो टू सेकेंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स दैट इज
Pancreas. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrate. चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एक्ट करता है. पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. अच्छा तुम लोग सोचो कि प्रोटीन तो हमारा स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, फिर से कैसे प्रोटीन करेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि जितना भी फूड में प्रेजेंट रहता है प्रोटीन वो सब कुछ स्टमक में डाइजेस्ट हो जाए. कुछ पार्ट्स बच जाते हैं. इस वजह से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका सिक्रीशन आ रहा है, लिवर का भी आ रहा है, पैनक्रियाज का भी आ रहा है. तो इस वजह से जो भी बचा हुआ प्रोटीन रहता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है पैनक्रियाटिक जूस. कार्बोहाइड्रेट्स पे भी कर रहा है, प्रोटीन पे भी कर रहा है, और फैट्स पे भी कर रहा है. जिस तरीके से हमारा जो बाइल है वो भी फैट पैट कर रहा है, लेकिन उसको और फर्दर उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट करता है. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉलर इंटेस्टाइन where the intestinal juice complete the digestion of all its component. तो पहला मतलब पार्टली डाइजेस्टेड ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है, और उसका और जो डाइजेशन बचा होता है वो जो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे पहुंचता है. द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को देखो, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, और भी रहता है सुक्रोज, फ्रक्टोज. ठीक है. फिर हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस में एक्ट कर रहा है, प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स, और उसके बाद हमारा आता है फैट्स. फैट्स किस में कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कन्वर्ट करता है फैट्स को. फिर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, नॉर्मली जो भी प्रोटीन होता है, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन जो रहता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्जन तो हो रहा है, डाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. The villi increases the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. अब देखो विलाई क्या होता है, इस तरीके से विलाई जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. बहुत ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, बहुत छोटे छोटे टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, उसके लाइनिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ईजिली हो जाता है. अब देखो होता क्या है, मान लो ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. ठीक है. यहां पे इस लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है क्या, विलाइज. विलाइज इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, इतना मतलब बड़ा नहीं रहता है, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं. अब यहाँ पे देखो इस तरीके से विलाइज जो है वो डिफरेंट न्यूमरस विलाइज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग में. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये विलाइज जो है वो उसको एब्जॉर्प्शन में, जो भी हमारा प्रोटीन, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब हो रहा है वो इसके थ्रू हो रहा है. विलाई जो है एब्जॉर्ब किया. अब इसके अंदर क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट, उसके अंदर लैक्टियल्स जो भी कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट रहता है वो इसके अंदर रहता है, और ये इसके नीचे एक थिक लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है. ब्लड वेसल्स क्या करता है, इजीली ट्रांसपोर्ट करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये मैम ने पहले बताया था कि हमारे बॉडी में जो लिक्विड प्रेजेंट है, नॉर्मली क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में, कोई भी एनिमल बॉडी में, तो इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट करने में विलाई का बहुत काम होता है. विलाई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और विलाई के अंदर जो है थिक लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं.
ये आर्ट्रियोल, लिम्फेटिक वेसल, वेन्यूल, कैपिलरी नेटवर्क, ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वो एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ओके, the villi increases the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. यहाँ पे जैसे ही villi end, मतलब इसका जो surface है वहाँ पे present रहते हैं different types of blood vessels. Okay, the surface of villi absorbs the digested food material. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is known as absorption. Absorption हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया विलाई का क्या फंक्शन होता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड रहता है प्रेजेंट, जो भी हमारा डाइजेशन होते जा रहा है, तो वो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? विलाइज करते हैं। एंड देन विलाइज जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ट्रांसपोर्ट करते हैं उस न्यूट्रिएंट को। आई बात समझ में? चलो, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। देन वी विल गो टू असिमिलेशन। हम लोग अभी 3 प्रोसेस पढ़ चुके हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अभी हम लोग 4th प्रोसेस पढ़ रहे हैं, दैट इज असिमिलेशन। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू इंक्रीज बॉडी टू different body organs which are used to build complex substances such as proteins required by the body. तो absorbed substances क्या हो रहा है? From one place to another transport हो रहा है through the blood vessels. Blood vessels कहाँ present है? कहाँ present है? विलाई में प्रेजेंट है। टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स विच आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जो भी जरूरत होता है, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? असिमिलेशन। इन द सेल्स glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. हमारे बॉडी में जैसे एनर्जी प्रेजेंट नहीं रहता है तो बोलते हैं ना उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है। ग्लूकोज का जो भी प्रेजेंट रहता है वो हमारे सलाइन वाटर क्या होता है? वो ग्लूकोज रहता है, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करके थ्रू द अदर प्रोसेस हमारे बॉडी में डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है? ग्लूकोज का क्या जरूरत होता है हमारे बॉडी में? किसी का बीपी लो हो जाता है या किसी को चक्कर आते हैं तो ग्लूकोज क्यों उनको देते हैं? तो ग्लूकोज जो रहता है वो उसको तोड़ के हम लोग क्या करते हैं? break downs with the help of oxygen into carbon dioxide and water और एनर्जी रिलीज होता है, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी का कमी पूरा होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज ये फंक्शन करता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो प्रोसेस इस स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो भी प्रोसेस हुआ, ठीक है, डाइजेशन हुआ, अब वो यहाँ तक नॉर्मली पार्टली मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, डाइजेशन हो चुका रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक मोस्ट जितना भी अप्रॉक्स हो सकता है डाइजेशन वो हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में तभी फूड जाता है जब थोड़ा बहुत डाइजेशन बचा रहता है, और सबसे मेन पार्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जितना भी फूड में वाटर प्रेजेंट है, बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, भले ही तुम 45 मिनट्स के बाद ही पियो, तुरंत नहीं पीना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि तुरंत पानी पीने से भी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए 45 मिनट्स के बाद तुमको वाटर ड्रिंक करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। ये नहीं कि भूल गए कि हम खाना तो खा लिए, पानी पीना नहीं अभी तो हम भूल गए, पानी पीना ही भूल गए, नहीं। डाइजेशन में वाटर का भी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होता है। आई बात समझ में? तो वाटर का जो जितना भी फूड में वाटर रहता है वो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है? कहाँ हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। जितना भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। नॉर्मली जितना भी डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो चुका रहता है, लेकिन जो भी पार्ट बच जाता है दैट इज डाइजेस्टेड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। आई बात समझ में? लार्ज इंटेस्टाइन का 2 ही बेसिक पार्ट होता है, वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको जितना भी डाइजेशन हो सकता है, जितना भी उसे न्यूट्रिएंट्स निकाला जा सकता है वो लार्ज इंटेस्टाइन कर देता है। आई बात समझ में? और उसके बाद क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जो भी फीकल मैटर रहता है, वो रेक्टम में जाके स्टोर होता है और फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। Next, rectum. It is the last part of the large intestine. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces.
अभी मैम ने बताया था कि वहां पे स्टोर होता है, फीकल मैटर जो भी रहता है वो रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू विच द फीकल मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एनस, and the process of removal of fecal matter through the anus is called egestion। पांचों प्रोसेस पढ़ लिया हमने। पहला इंजेशन, जो फूड इनटेक कर रहे हैं। दूसरा डाइजेशन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारा फूड जो भी है वो डाइजेस्ट हो रहा है। तीसरा एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेशन हुआ है, जो भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं उसको एब्जॉर्प्शन करना जरूरी है, तभी हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। देन असिमिलेशन, उस फूड को, उस न्यूट्रिएंट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है असिमिलेशन। एंड देन फिफ्थ इज ईजेशन, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, फीकल मैटर रहता है फ्रॉम द बॉडी, वो डाइजेशन में जो भी फीकल मैटर निकला है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम होता है ईजेशन। ठीक है, समझ में आया पूरा प्रोसेस? चलो, लार्ज इंटेस्टाइन, अभी हम लोग को रूमिनेंट्स में पढ़ना है कि जो भी रूमिनेंट्स होते हैं, जो नॉर्मली हर्बीवोर्स होते हैं, वो कैसे किस तरीके से उनमें डाइजेशन होता है। चलो इसका पहले प्रोसेस पढ़ लेते हैं हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। द काउज डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ माउथ, एसोफेगस, अ कॉम्प्लेक्स 4 component स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो काउ जो रहता है उसका, काउ या कोई भी रूमिनेंट, गोट्स होगा, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कौन कौन से पार्ट्स? माउथ, एसोफेगस, अ कॉम्प्लेक्स 4 compartment स्टमक, उनका जो कंपार्टमेंट स्टमक जो है वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। पहला रूमेन, दूसरा रेटिक्यूलम, फोर्थ इज ओमेसम एंड फोर्थ इज एबोमेसम। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में उनका स्टमक कन्वर्टेड रहता है, rumen, reticulum, omasum and abomasum. Among these the rumen is the largest। तो ये rumen जो रहता है वो सबसे पहला पार्ट, that is largest। Okay, grass eating animals like cows, oxen, buffalo and sheep quickly swallow grass and store it in the part of the stomach called rumen। अच्छा, नॉर्मली देखा होगा कि जो भी काउज होते हैं या गोट्स होते हैं वो नॉर्मली अपना मुंह चलाते ही रहते हैं। बोलते हैं ना कि च्युइंगम खाते हैं स्टूडेंट्स, तो बोलते हैं कि गाय की तरह मुंह चबा रहे हो। क्यों? वो हमेशा अपना मुंह क्यों चलाते रहते हैं? उनके मुंह में हमेशा फूड रहता है कि इस तरीके से चलाते रहते हैं? तो इसका जवाब हम लोग अभी पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट रहता है उनका, स्टमक का पहला पार्ट, दैट इज रूमेन। अब ये जो भी रोमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, काउज हो गए, बफेलो हो गए, गोट्स हो गए, शीप्स हो गए, ये क्या करते हैं? ग्रास खाते हैं। नॉर्मली वो प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तो वो ग्रास को तुरंत जैसे ही मुंह में लिया वो चबाते नहीं, डायरेक्ट स्वॉलो कर लेते। और स्वॉलो करने के बाद उनका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक रहता है, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट, वहां पे रूमेन जो है वो स्टोर हो जाता है। रूमेन दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टमक, पहला पार्ट। ठीक है, वहां पे जितना भी ग्रास रहता है, जो भी वो खाते हैं, वो जाके स्टोर होता है। वो डाइजेशन चालू नहीं हुआ अभी, वो स्टोर होता है। ठीक है, पहला चीज। अब क्या हो रहा है? Here the food gets partially digested and is called the cud। यहाँ पे क्या हुआ? डाइजेशन स्टार्ट हुआ रूमेन में, वो स्टोर हुआ वहां पे, जितना भी ग्रास, जो भी उन्होंने प्लांट्स खाया वो जाके स्टोर हुआ। ठीक है, वहां पे पार्शियली डाइजेशन हुआ, उसका हल्का फुल्का डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद जो भी फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड कड। ठीक है, वो कर्ड जो रहता है वो वापस से अपने माउथ में लाके, थोड़े पार्ट्स में लाके उसको च्यू करते हैं। वो कर्ड वो च्यू करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए उनका माउथ हमेशा चलते रहता है। तो वो कर्ड वो च्यू करते रहेंगे एंड देन वे स्वॉलो, और उसके बाद फिर जो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डाइजेशन वो कंक्लूड होता है। ओके, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स इनटू द माउथ ऑफ स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। तो वो छोटे छोटे लम्प्स में कर्ड जो रहता है वो उनके माउथ में वापस जाता है और उसको च्यू करते हैं वो लोग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। आई बात समझ में? रूमिनेशन होता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, इसलिए हम लोग इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमेन जो उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक है, वहां पे क्या हो रहा है? जो भी वो खा रहे हैं, जो भी उनका फूड होता है वो जाके स्टोर होता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, और वो कर्ड जो रहता है वो लम्प्स में उनके माउथ में वापस जाता है एंड देन दे च्यू इट। इस वजह से उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रूमिनेंट्स। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। समझ में आई बात?
द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए एनिमल्स के जो, देखो हमारा जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं एनिमल्स में, जो हर्बीवोर्स होते हैं, दैट इज मच लॉन्गर इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। क्योंकि हमारे बॉडी, हम लोग सब्जियों को कच्चा नहीं खाते, ग्रीन लीव्स जो रहते हैं उनको हम लोग पका के खाते हैं, सारी सब्जी हम लोग पका के खाते हैं, तो उसका जो भी सेल्यूलोज रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हीट। ठीक है, खाना पका रहे हो तुम तो उसमें जो सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है वो हीट के थ्रू डिजॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं रहता है वो उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। आई बात समझ में? बट रूमिनेंट्स में क्या हो रहा है, वो रॉ फॉर्म में जा रहा है, तो रॉ फॉर्म में जा रहा है तो सेल्यूलोज भी उन्हें प्रेजेंट होगा। फूड्स में जो भी वो लीव्स खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, उनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। इस वजह से इनका स्टमक जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ताकि वो इजीली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, सेल्यूलोज। Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Microorganisms present in the ruminants helps them digest the cellulose by secreting cellulase enzyme. तो उनका जो digestive system रहता है उसमें एक enzyme secrete होता है, that is cellulase, जिसकी वजह से cellulose को digest करने में easy होता है। आई बात समझ में? देखो यहाँ से वो जो भी इंजेक्ट किए एसोफेगस के थ्रू कहाँ गया, र्यूमेन में गया। र्यूमेन में जाने के बाद यहाँ पे देखो, र्यूमेन में जाने के बाद क्या हो रहा है, ये ओमैसम है। र्यूमेन में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे स्टोर होता है फूड, स्टोर होने के बाद वो कर्ड में कन्वर्ट करेगा, कर्ड में कन्वर्ट करने के बाद वापस से माउथ में आता है, और फिर देखो एसोफेगस है, फिर रेटिक्यूलम है, देन ओमैसम है, एबोमैसम है, र्यूमेन है और इंटेस्टाइन है। समझ में आया बात? र्यूमेन, देन रेटिक्यूलम, ओमैसम एंड देन एबोमैसम, इस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है उनका। चलो इतना तक सबको समझ में आया। हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। ह्यूमन बींग्स से सब हम लोग माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब जो बेसिक पार्ट्स होते हैं जहाँ पे डाइजेशन अकर करता है ह्यूमन में, वो सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल एंड दिस चैप्टर। चलो पहला पार्ट से पढ़ते हैं, दैट इज माउथ। माउथ में क्या होता है, एंटीरियर पार्ट ओपनिंग रहता है, एंटीरियर ओपनिंग पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, बकल कैविटी बोलते हैं इसको। फूड जो रहता है उसको हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है। बकल कैविटी, अच्छा प्रोसेस ऑफ फूड तो हम लोग पढ़े ही नहीं। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन इजेशन, ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा। देन न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में क्या ऐसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है और ओमनीवोरस भी होता है। तो किस तरीके से वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं अमीबा, फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं थ्रू द सिडोपोडिया। उनके जो सिडोपोडिया रहते हैं उससे वो फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं, उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, देन द फीकल मैटर वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग प्रोसेस पढ़े थे। देखो न्यूक्लियस है, सिडोपोडिया के थ्रू वो फूड वैक्यूल क्रिएट किए, यहाँ पे फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ है, फूड पार्टिकल है। ओके, देन एब्जॉर्प्शन हुआ, असिमिलेशन हुआ, फिर इजेशन हो गया, जो भी फीकल मैटर रहता है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हम लोग। पहला माउथ, एंटीरियर ओपनिंग होता है। बकल कैविटी में 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ हमारे 32 प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। टंग का हम लोग देख लोगे फ्लोर ऑफ द माउथ रहता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलेज जो प्रेजेंट रहता है सलाइवा में, और वो काम क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। याद रखना है, एकदम नोट्स बना लोगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट तुम लोग, ठीक है। टीथ रहता है इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ये 4 तरीके के टीथ हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में, बकल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ओके, देन इट इज टंग। टंग इज द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। सेंस ऑफ टेस्ट देता है, कौन कौन से टेस्ट देते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर। ये 4 तरीके के टेस्ट बड्स हमारे टंग में प्रेजेंट रहता है। उसके कहाँ कहाँ स्पेसिफाइड है, कौन कौन सा एरिया, वो भी दे दिया है।
समझ चुके हैं हम लोग। देन सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सलाइवरी अमाइलेज जो रहता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, और शुगर को क्या बोलते हैं हम लोग? माल्टोज। एक और चीज, लाइसोजाइम भी प्रेजेंट रहता है हमारे सलाइवरी अमाइलेज में, जो कि एक एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है, विच किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट। ओके। एसोफेगस, एसोफेगस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट is the rhythmic contraction and expansion of muscles that occur all along the alimentary canal, referred to as peristalsis। ठीक है। स्टमक, स्टमक में तीन चीज फिर से है। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड देन पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है जो फूड में प्रेजेंट रहता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक थ्रू द हार्श इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड देन पेप्सिन, पेप्सिन का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, याद रखना है। ठीक है। पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके। देन इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ देखो 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन का होता है 1.5 मीटर। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस आते हैं लिवर और पैनक्रियास के भी, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। लिवर का भी हम लोगों ने पढ़ा। लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड दैट ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, वहां पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। बाइल जूस लिवर सिक्रीट करता है, स्टोर करता है कौन? गॉल ब्लैडर, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है विच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिक्रीट्स बाइल जूस, तो इसका आंसर होगा लिवर। लेकिन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर्स बाइल जूस, देन इट इज आंसर इसका क्या होगा? गॉल ब्लैडर। ये याद रखना है, क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, इस वजह से ध्यान से पढ़ना है। पैनक्रियाज में क्या होता है? एक्ट्स का, पैनक्रिया के जो जूस होता है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे भी, प्रोटीन पे भी और फैट्स पे भी। ओके। इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। फाइनली अगर तुम देखो डाइजेशन हो रहा है तो कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है? तो एक पार्ट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई। इतना समझ में आया है? विलाई क्यों कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो उसके नीचे, उसमें उसके अंदर सरफेस लेवल पे उसके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। असिमिलेशन हुआ, उसका एनर्जी, इसका जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्या है? असिमिलेशन इस प्रोसेस के थ्रू होता है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन पार्ट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। आई बात समझ में? लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर रेक्टम में जाके स्टोर होता है, एंड देन इट कम्स आउट थ्रू द एनस। आई बात समझ में सबको? देखो इस तरीके से हमारा जो भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ये बकल कैविटी हो गया, this is बक्कल कैविटी। ठीक है। दिस इज एसोफेगस। ये तुम्हारा स्टमक हो गया। ओके। देखो यहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट है इस तरीके से, और यहाँ पे लीवर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे लिवर, ये लिवर हो गया। ठीक है। ये स्टमक हो गया, यहाँ पे पैनक्रियाज रहते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन,
और ये आई बात समझ में, ये रेक्टम, ये एनस। समझ में आया सबको किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे बॉडी में वर्क करता है, क्या फंक्शंस होते हैं, कौन क्या सिक्रीट करता है, उस सिक्रीशन का मेन काम क्या होता है। चलो होमवर्क तुम लोग का रहेगा, रीड योर एनसीईआरटी बुक। तुम लोग एनसीईआरटी एकदम बाद में बोलोगे कि रीड का स्पेलिंग तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग पढ़े नहीं, है ना, इसलिए रीड अच्छे से लिखेगी मैम। रीड योर एनसीईआरटी बुक एकदम थॉरली, लाइन बाय लाइन। कुछ मिस हो गया है मैम से, हो सकता है मे बी वर्ड्स मिस हो जाएं, या फिर क्योंकि एनसीईआरटी पूरा ले नहीं सकते मैम, तो इस वजह से कुछ कुछ वर्ड्स में भी मिस हो गया, कुछ लाइंस मिस हो गया, तो इस वजह से तुम लोग एनसीईआरटी बुक एकदम थॉरली रीड करोगे। ऐसे तो जो भी मेन पॉइंट्स था, बेसिक जो समझने वाला था, वो सब हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। देन टू एनसीईआरटी बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक नोट्स, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना, अपना नोट्स जैसे बनाओगे समझ में आएगा। अगर मान लो एग्जाम टाइम में खुद का नोट्स अभी बनाया हुआ है, ठीक है, तो एग्जाम टाइम में तुमको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे है प्रोसेस। तुमको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से नोट्स बनाना है। आई बात समझ, जरूरी नहीं कि मैम का जो नोट्स है या जो मैम ने समझाया वही बनाना। तुम एक बार लेक्चर देखो, उसके बाद बुक रीड करो, उसके बाद नोट्स बनाना चालू करो। खुद के नोट्स जैसे समझ में आता है उसके जैसे तुम किसी का भी नोट्स पढ़ लो, टॉपर का नोट्स ले लो, मैम का नोट्स ले लो, किसी का भी नोट्स ले लो, तुमको उस तरीके समझ में नहीं आ पाएगा जिस तरीके से तुम्हारा दिमाग काम करता है। सबका इंडिविजुअल ब्रेन वर्किंग अलग होता है। आई बात समझ में, इसलिए तुम लोग को जो भी जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से नोट्स बनाओगे तो वो ईजी होता है एग्जाम के टाइम पे। चलो एंड करते हैं फिर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।